जिन स्टूडेंट को यूपी पीसीएस का आने वाला प्रीलिम्स देना है वो ध्यान से सुने। सारे फ्री इनिशिएटिव के पापा वीडियो आपको लगातार इसी चैनल पे स्टडी फॉर सिविल सर्विस में हमने दे दिए हैं। पीवाईक्यू के सारे सब्जेक्ट वाइज पापा दे दिए हैं। करंट का पापा एग्जाम से करीबन 20-21 दिन पहले मिल जाएगा। इसके अलावा डिवाइस टारगेट आज से आपको मिलना चालू हो जाएंगे। लिस्टिंग के पापा सारे वीडियो जो हम दे रहे हैं लगातार। टेस्ट सीरीज के सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, पेड क्विज के अपलोड कर दिए गए हैं, है ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे गवर्नमेंट स्कीम, यूपी वाली जो है स्कीम, जितने भी जो वीडियोस जरूरी होते हैं, मिसलेनियस पापा, इकोनॉमी पापा, सारे हमने दे दिए हैं। कुछ और बचा होगा जो है दे दिया जाएगा। कोई डाउट, कोई कमेंट, कोई सजेशन, आप प्लीज कमेंट करके बताएं तुरंत। यूपी पीसीएस प्रीलिम 2025 जो 12 अक्टूबर 2025 को है, उसके लिए जो भी छात्र सीरियस हैं, सबसे पहला यही ध्यान रखें कि आपको जीएस का प्री का कट ऑफ निकालना ही निकालना है। सीसेट में तो सिर्फ क्वालिफाइंग करना है 33%। वो हमारा जो है सीसेट के फ्री पापा वीडियोस से प्लस जो है फिर 2018 से अभी तक के पेपर से आराम से सीसेट वाला पोर्शन जो है आपका क्लियर हो जाता है। जीएस में मेन है, जीएस में आपको 150 क्वेश्चन 200 नंबर में से टारगेट इतना रखना ही पड़ेगा। 105 क्वेश्चन का टारगेट रखिए, 140 नंबर का टारगेट रखिए, तब जाके कट ऑफ क्लियर होता है, क्योंकि 2-4-5 क्वेश्चन हर बार की तरह गलत होते हैं। ठीक है, अब ये पूरा कैसे किया जाता है वो समझिए। सबसे पहली बात तो ये कि 150 में से 120 से 125 क्वेश्चन इन तीन चीजों से हर बार आ जाते हैं। एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल जो कि इस बार 1300 पेजेस का है। एससीएस पेड क्विज जिसमें हम 4-5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं, पूरे सिलेबस का निचोड़ एक तरह से देने की कोशिश कर रहे हैं। इजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन सारे इसमें हमने करा दिए हैं। एससीएस टेस्ट सीरीज में हर आयाम की प्रैक्टिस हो रही है, इजी, मॉडरेट, टफ, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, हिंदी। इन तीन चीजों से तो 100% कट ऑफ क्लियर हो ही जाता है। ये आपको 6500 9,000 वाले में हमारे मिल सकते हैं जो ग्रुप चलते हैं। जो 6500 9,000 वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने एक लास्ट में रिवीजन का भी प्लान बनाया है, या फिर आप इसको मेंटरशिप भी कह सकते हैं। लास्ट 30-40 डेज जो बचे हुए हैं उसमें डेली क्या पढ़ना है, डेली इसमें जो है टारगेट दिया जाएगा क्या क्या पढ़ना है। जो मेन 6 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, उनका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स भी दिए जाएंगे। उसके हाई शॉर्ट नोट्स भी दे दिए गए हैं बाकायदा, है ना। उसके पीवाईक्यू भी जो है हमने दे दिए हैं, आप उसको टेस्ट सीरीज के फॉर्म में लगाओ, रैंकिंग वगैरह देखो। प्लस एससीएस की जो है पूरी टेस्ट सीरीज में से 6 जो है जीएस की फुल लेंथ, 5 सीसेट की, प्लस हमने 5 यूपी स्पेशल की मिनी टेस्ट भी दिए हैं, प्लस हमने 9 सब्जेक्ट वाइज मिनी टेस्ट भी दिए हैं जिसमें 25-25 क्वेश्चन है। डे वाइज टॉपिक बता रहे हैं, पीवाईक्यू, एससीएस टेस्ट सीरीज, मंथली करंट अफेयर को भी, लास्ट के जो 12 मंथ के करंट अफेयर हैं उनको भी आप बाकायदा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उसके क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं इसमें। ठीक है, बाकी आज का क्या टारगेट है, किस तरह से आज क्या क्या चीजें पढ़नी है, आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें अभी हमारी एससीएस टीम आपको बताएगी सारा सब कुछ। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेंटोरशिप बैच में अब हम डे नंबर 23 पर आ चुके हैं। डे नंबर 23 का आशय है कि आप 70% तक पहुंच चुके हैं एज पर कोर्स। क्या आपने वाकई में 70% कंप्लीट कर लिया है? अगर आप डेली बेसिस पर सब कुछ पढ़ते रहे हैं जैसे हमने रिकमेंड किया, जो लोग डेली बेसिस पर पढ़ाई करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, तो आप मान कर चलिए आप 70% लक्ष्य तक लगभग पहुंच चुके हैं। और रिवीजन करते हुए जाएंगे तो ये जो आपका 100% का टारगेट है कट ऑफ निकालने का, वो अभी भी अचीव किया जा सकता है। आप लोग अच्छे से जो लोग स्टडी कर रहे हैं, आपने कॉन्फिडेंस भी गेन किया होगा। इसी कॉन्फिडेंस को मजबूत रखते हुए आप जी जान लगा दीजिए लास्ट के 30% डेज जो बचे हुए हैं उसमें अपना तैयार करने में। डेली टॉपिक्स देखेंगे, लेकिन मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि अब जैसे हम लोग करंट अफेयर में वन लाइनर्स पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा थोड़ा नोट मेकिंग आप टाइप कुछ करते रहिए। नोट मेकिंग ऐसा नहीं करना है कि डेली करंट अफेयर मतलब ये वन लाइनर आया तो आप सारे वन लाइनर को वर्ड बाय वर्ड लिख रहे हैं। कोशिश करिए कि इसको नोट मेकिंग टाइप का आप बनाइए। कुछ ऐसे चार्ट वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं, डायग्राम वगैरह बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई इंस्टीट्यूट है, कोई नया इंस्टीट्यूट जो है खोला गया है, नया इंस्टीट्यूट, तो उसमें आप लिखिए कि कहाँ पे मतलब कब खोला गया है, अगस्त। नया इंस्टीट्यूट अगस्त 2025। इसको किसने उद्घाटन किया, यहाँ पे लिख लिया किसने, पीएम जी ने किया कि जो है स्वास्थ्य मंत्री जी ने किया, या फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने किया। उसके बारे में स्पेशल फीचर कि इंडिया फर्स्ट है, कि एशिया फर्स्ट है, इंडिया सेकेंड है, इंडिया फर्स्ट या एशिया फर्स्ट। और वो जो है अगर उसकी आधारशिला रखी गई तो कब तक कंप्लीट होगा, 2029 तक या 2025 तक। उसके सरोकार क्या क्या हैं, उसका लोकेशन कहाँ है, किस राज्य में है, किस शहर में है, अगर लोकेशन बताया गया है तो इस तरीके से नोट करिए। और ये सब मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ, बहुत छोटा छोटा इसको नोट करिए। छोटा सा गोला बना करके आप नोट कर सकते हैं, ऐसे तीर वगैरह निकाल करके, तो ऐसे लर्न करने में आसानी रहेगी। मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ वन लाइनर्स के लिए खास करके। सेक्शनल के लिए मैंने नहीं कहा, क्योंकि सेक्शनल अपने आप में परिपूर्ण है। वन लाइनर जब आप पढ़ने जाते हैं एकदम एग्जाम से एक दिन पहले, तो आपको ज्यादा लगता है कि अरे छोटा छोटा लिखा हुआ है, वो ज्यादा पेजेस है। अगर आपने इस तरीके डायग्रामेटिकली उसको रिप्रेजेंट कर लिया होगा तो रिवीजन आसान हो जाएगा। तो रिवीजन परस्पेक्टिव से इस तरीके का बनाइए। अगर आप चाहेंगे तो आप बताइए, मैं इसका एक एग्जाम्पल भी आपको दे दूंगा। ठीक है, और हाइल्ड नोट्स का भी रिवीजन करते हुए चलिएगा। हाइल्ड नोट्स के लिए मेरे हिसाब से कोई नोट मेकिंग वगैरह की जरूरत नहीं है। आप कोशिश करिए कि क्विक रीडिंग करते हुए चलिए। जैसे आपने हाइल्ड नोट सारे पढ़ लिए हैं एक साथ, आप कोशिश करिए कि एक दिन बैठ करके साइंस का खत्म करें, अगले दिन ज्योग्राफी का, फिर हिस्ट्री का। ऐसे ही मिसलेनियस का आप टारगेट रखिए कि मिसलेनियस कम से कम 3 बार तो फिर से पढ़ ही लें। बस क्विक रिवीजन पे फोकस करना है, और कुछ रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं है। इतिहास के टॉपिक्स आज के हैं जैन धर्म, महावीर स्वामी, उनकी जीवनी और उनसे संबंधित शिक्षाएं,
संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना जिसको प्रिएम्बल बोलते हैं, प्रिएम्बल के सरोकार क्या-क्या हैं, प्रिएम्बल संबंधित केसेस क्या-क्या रहे हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, भूगोल में विश्व के महाद्वीपों को डिस्कस करना है, विश्व के महाद्वीपों के फीचर्स, जैसे सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ किस महाद्वीप में है, लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ कहाँ-कहाँ पे है, आइलैंड महाद्वीपों के, पर्यावरण में उत्पादकता, ऊर्जा प्रवाह, ट्रॉफिक लेवल और अर्थव्यवस्था में कृषि और खाद्य प्रबंधन। ये आपके इंग्लिश मीडियम वाले टॉपिक्स गिवन है, जैनिज्म, प्रिएम्बल, कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, नर्वस सिस्टम, प्रोडक्टिविटी एंड एनर्जी फ्लो, ट्रॉफिक लेवल, इकोनॉमी में एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट। जैनिज्म में आप अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कम से कम ये जो पेज में लिखा हुआ है ये देख लीजिएगा, ठीक है? ये जैनिज्म के बारे में इतना देख लीजिएगा। जो ये पंच महाव्रत हैं वो देख लेना है, तीर्थंकरों के नाम देख लीजिएगा। पूरे 24 मेरे हिसाब से नहीं याद हो सकते हैं, तो 20 नंबर से लेकर 25 नंबर तक के तीर्थंकर याद किए जा सकते हैं बिल्कुल। और शुरुआत के 4 याद कर लीजिए, तो अगर क्रोनोलॉजी में 4 तीर्थंकरों को लगाने को आ गया तो आप निश्चित तौर पर कर ले जाएँगे। शुरू के 4 और आखिरी के 4 अगर आपको याद होंगे 4-5, ठीक है? तो शुरू के 4 ऋषभनाथ, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, और आखिरी के 4 महावीर, पारसनाथ, अरिष्टनेमी, नेमिनाथ, और ये मुनीश्वर, मुनि सुव्रत। इतने याद कर लेंगे मेरे हिसाब से काफ़ी है। प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिएम्बल की अवधारणा क्या है? फेमस ज्यूरिस्ट N.A. पालकी वाला ने जैसे प्रिएम्बल को इंट्रोडक्शन कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, ऐसे प्रिएम्बल के बारे में जो कमेंट्स हैं उसके बारे में देखना है। प्रिएम्बल के कंपोनेंट्स क्या-क्या हैं, प्रिएम्बल का इंपॉर्टेंस क्या-क्या है। इंपॉर्टेंस का मतलब है कि अलग-अलग विद्वानों ने क्या इसका महत्व बताया है, वो देखना है। प्रिएम्बल अमेंड किया जा सकता है कि नहीं, कभी अमेंड हुआ है या फिर नहीं, प्रिएम्बल संबंधित केसेस वगैरह नेक्स्ट में मिल जाएंगे आपको, ठीक है? आगे ज्योग्राफी में कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, कॉन्टिनेंट्स के जो मेजर फीचर्स हैं, एशिया के फीचर्स क्या-क्या हैं, अफ्रीका के फीचर्स, नॉर्थ अमेरिका के फीचर्स, यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स के फीचर, साउथ अमेरिका के फीचर्स और इनका लोकेशन वगैरह वो वर्ल्ड मैप में आपको देखना है। स्मॉलेस्ट कौन है, लार्जेस्ट कौन है, सबसे ज़्यादा आइलैंड कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ जैसे अफ्रीका में है, ये सब देखना है। नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, नर्वस सिस्टम के जो फंक्शंस हैं, और ये मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड के जो फंक्शंस हैं, ब्रेन के जो पार्ट्स हैं, सेरिब्रम, मेडुला, इनके सबके इंडिविजुअली फंक्शंस क्या-क्या हैं, यही सब हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या-क्या पोर्शंस हैं, उनके फंक्शन क्या-क्या हैं, जैसे फोर ब्रेन में क्या-क्या आता है, मिड ब्रेन के पोर्शन में क्या-क्या आता है, इनका डिवीजन और इनका फंक्शन, ये सब। एनवायरनमेंट में प्रोडक्टिविटी क्या है, प्रोडक्टिविटी की अवधारणा क्या है, और एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम में कैसा होता है, ठीक है? एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, जैसे स्टेटमेंट कई बार एग्जाम में आ जाती है कि एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक ऊपर की तरफ जाती है, एक डायरेक्शन में। एनर्जी कभी भी बैकवर्ड नहीं जाती है। एनर्जी हीट के तरीके लॉस भी होती रहती है। 100% एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक नहीं पहुंचती है। ये सब अवधारणाएं। ट्रॉफिक लेवल कैसे कैसे काम करते हैं इकोसिस्टम के, अ, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर से शुरू करके प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर में कौन कौन से होते हैं, उनके एग्जाम्पल, और नंबर किसका कहाँ पे ज़्यादा या कम होता है, ये भी देखना होता है। एग्रीकल्चर और फूड मैनेजमेंट, इसको इकोनॉमी की दृष्टि से देखना है आपको, कि इंडिया की फूड फिलॉसफी कैसे रही है, पोस्ट इंडिपेंडेंस से 1980 तक फूड मैनेजमेंट सरकार का कैसा होता था, फिर 1990 से लेकर, मतलब ये 1990 तक, फिर 1990 से अभी तक कैसा रहता है, और भारत में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा रहा है, लैंड रिफॉर्म के लिए क्या क्या कानून वगैरह पारित किए गए थे, वो कैसे कैसे होता है, लैंड रिफॉर्म में क्या क्या आता है, टेक्निकल रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, ये सब थ्योरेटिकल है, लेकिन ऐसा नहीं कि थ्योरेटिकल सवाल नहीं आता है। जो असर्शन रीजन वाले सवाल आते हैं, कथन अभिकथन कारण वाले, जनरली इसी थ्योरी से ही पूछे जाते हैं। तो थ्योरी भी ऐसा नहीं कि आप इग्नोर कर देंगे, ठीक है? जैसे ये कुछ इंटरेस्ट लिखे हुए हैं कि पब्लिक यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज, PUCL, तो ये किससे संबंधित है, कब के लिए, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम कब आया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशन किस कह सकते हैं 5 ईयर प्लान से जुड़ा था, तो 5 ईयर प्लान से इसको कनेक्ट करके वो पढ़िएगा, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंडिया ने कैसे मैनेज किया आज़ादी से लेकर अभी तक, वो देखना है।